हेलो एवरीवन, क्लास 8 आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम डेफिनेटली बहुत अच्छा गया होगा। लिखेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कैसा एग्ज़ाम गया आपका साइंस का। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर। और आप लोगों की छठ पूजा जो बच्चे करते हैं उनको छठ पूजा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई नो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एग्ज़ाम टाइम पे, और फेस्टिवल्स भी चल रहे हैं आपके, दोनों को मैनेज करना। यू ऑल गाइज आर वेरी एक्साइटेड, लेकिन फिर भी आएंगे एग्ज़ाम देकर अपना साइंस का तो इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यू ऑल नो कि 60 मार्क्स का पेपर है एंड 2.5 आवर्स मिलते हैं। आपके 4 सेक्शंस हैं इंग्लिश के एग्ज़ाम में, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर पोर्शन। ठीक है, एंड प्लस आपको हर एक जितने भी पोर्शन यहाँ पे दिए गए हैं इसमें इंटरनल चॉइस मिलेगी। जैसे जैसे हम पेपर को डिस्कस करेंगे इंटरनल चॉइस को भी देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, पैसेज को रीड करना है और एनी 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है और हर जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, तो यानी कि 8 नंबर आपको मिलेंगे यहाँ से। और टोटल यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं आपसे 5 में से आपको 4 के आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 आंसर। किंग के माइंड में क्या थॉट आता है कि अगर वो 3 क्वेश्चंस के आंसर जान ले तो वो कभी भी लाइफ में फेल नहीं होगा। ठीक है, तो 3 थिंग्स क्या थी बेटा? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हिम टू डू, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वो करें। द किंग देयर फॉर सेंड द मैसेंजर्स, मैसेंजर्स कौन होते हैं? संदेश वाहक, जो संदेश लेके जाते हैं। क्या किया उसने? मैसेंजर्स को भेज दिया पूरे किंगडम में। ठीक है, एंड प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, और प्रॉमिस किया कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा उसको बहुत सारी मनी जो है वो राजा देने वाला है। ठीक है, अच्छा, मैनी वाइज मैन कम टू द किंग्स बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। बहुत सारे लोग आए लेकिन सभी ने अपने अपने आंसर डिफरेंट दिए। अच्छा, किसी ने बोला कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। तो किसी ने बोला कि राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन, पूछ रहे हैं कि हु आस्क्ड द क्वेश्चन, किसने क्वेश्चन पूछे हैं बेटा? तो ऑब्वियसली किसने क्वेश्चन पूछे हैं? किंग ने। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? किंग। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, हु डिड द किंग सेंड थ्रू आउट हिज किंगडम, किंग ने पूरे राज्य में, किंगडम में किसको भेजा क्वेश्चन के आंसर्स लेने के लिए? मैसेंजर्स को। ठीक है, द किंग थॉट दैट ही वुड नेवर फेल, किंग ने क्या सोचा बेटा कि द किंग थॉट दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ यू न्यू 3 थिंग्स। किंग ने क्या सोचा कि अगर वो तीन चीज़ों के बारे में जान ले तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? फेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, द किंग प्रॉमिस्ड, किंग ने क्या प्रॉमिस किया कि जो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स देगा उसको वो ह्यूज सम ऑफ मनी देगा। ठीक है, बहुत सारे पैसे देगा। सर्टिन फाइंड अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू वर्ड एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब यहाँ पे पैसेज में क्या दिया गया है? तो एश्योरेंस का मतलब, एश्योरेंस का सिमिलर मीनिंग क्या है यहाँ पर? प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें भी आपके पास में एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ को देखकर आपको एनी 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और एवरी क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। तो 4 इंटू में 2, आपको कितने टोटल मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर? 8। ठीक है, अब आते हैं पैराग्राफ पे। क्या बोल रहे हैं आपसे? जेली फिश आर नॉट रियली फिश, जेली फिश जो है वो एक रियल फिश नहीं होती है। दे हैव नो हार्ट, नो ब्रेन, नो किडनी, नो लंग्स और गिल्स, नो ब्लड। ठीक है, इसमें कोई ब्लड भी नहीं होता है। नन ऑफ द ऑर्गन वी थिंक वी नीडेड टू लाइव, कोई भी ऑर्गन जो है वो लाइव नहीं होता। दे हैव अ माउथ, टेंटिकल्स एंड टिश्यूज विच डाइजेस्ट फूड, उनके पास में एक मुंह होता है, एक टेंटिकल्स होता है और क्या होते हैं? टिश्यूज होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं खाने को। टेंटिकल्स बेसिकली करते क्या है बेटा? टेंटिकल्स आर बॉडी पार्ट विच आर यूज्ड बाय एनिमल टू फील, कैच एंड प्रे और मूव। टेंटिकल्स एक बॉडी पार्ट सी है उसका जो एनिमल को फील करने में हेल्प करता है, अपने प्रे को मतलब शिकार को पकड़ने में हेल्प करता है और मूव करने में हेल्प करता है। जेलीफिश लिव इन द सी एंड आर फाउंड द ओशियन। कहाँ रहती हैं जेलीफिश? सी में रहती हैं। और कहाँ रहती हैं बेटा? ओशियन में रहती हैं। सम जेलीफिश लिव इन फ्रेश वाटर, कुछ जेलीफिश ऐसी भी हैं जो फ्रेश वाटर में रहती हैं, मतलब साफ पानी में। जेलीफिश आर मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर, जेलीफिश किससे बनी होती है बेटा? पानी की बनी होती है। एंड देयर इनसाइड पार्ट आर हेल्ड इन प्लेस बाय अ थिन लेयर ऑफ स्किन, जो अंदर के पार्ट हैं वो थिन लेयर ऑफ स्किन से बने होते हैं। अच्छा, उसके बाद में
क्या पूछ रहे हैं आपसे? जेलीफिश लुक लाइक अ अम्ब्रेला, कैसी दिखाई देती है बेटा? एक अम्ब्रेला की तरह दिखाई देती है। अ ग्रुप ऑफ जेलीफिश इज कॉल्ड ब्लूम, स्वार्म और स्मैक। जेलीफिश के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ब्लूम बोलते हैं, स्वार्म बोलते हैं, स्मैक बोलते हैं। जेलीफिश प्लैंक्टन्स को खाती है और कुछ सी टर्टल हैं जो कि जेलीफिश को खाते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन, व्हाई आर जेलीफिश नॉट रियली फिश? जेलीफिश को हम रियल फिश क्यों नहीं बोल सकते बेटा? बिकॉज दे हैव नो हार्ट एंड ब्रेन, राइट? उनके पास कोई किडनी नहीं है, ना इनके पास कोई लंग्स है, उनके पास में कोई ब्लड भी नहीं है। सो हेयर ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है। टेंटिकल्स क्या करते हैं? अभी हमने पढ़ा टेंटिकल्स जो हैं वो फील कराने में हेल्प करते हैं और प्रे को पकड़ने में हेल्प करते हैं और मूव करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा अभी टेंटिकल्स टिश्यूज, टेंटिकल बेसिकली क्या करते हैं? यहाँ पे लिखा है फील, कैच एंड प्रे और मूव। ठीक है, ये हमने पढ़ा है यहाँ पे। सो हेयर बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड वाला पार्ट, व्हाट आर जेलीफिश मोस्टली मेड अप ऑफ? जेलीफिश किससे मिलके बनी है बेटा? वाटर से मिलके बनी है, ये भी अभी हमने पढ़ा। जेलीफिश आर ईटन बाय, जेलीफिश को कौन खाता है? तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। जेलीफिश को कौन खाता है बेटा? सी टर्टल, सम सी टर्टल ईट जेली फिश। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? हेयर डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है। आपको बताना है अपोजिट मीनिंग। क्लस्टर का अपोजिट मीनिंग क्या होता है बेटा? क्लस्टर का वैसे मीनिंग होता है ग्रुप को बोलते हैं क्लस्टर, लेकिन आपको यहाँ पे अपोजिट बताना है तो आप यहाँ लिखेंगे लेयर। ठीक है। नाउ कम टू द सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका राइटिंग पोर्शन होगा। ठीक है। तो एक मिनट के लिए आप मेरी बात अच्छे से सुनेंगे। देखो आपके पास में 4 सेक्शन है, तो ट्राई करेंगे कि आप लोग सेक्शन बी से स्टार्ट करें। ठीक है। सेक्शन बी से स्टार्ट तभी करना जब आपको लगे कि आपका जो पैराग्राफ है वो कराया हुआ या फिर लर्न किया हुआ आया है। ठीक है। तो आप सेक्शन बी से शुरू करेंगे क्योंकि आपको यही पोर्शन है, सेक्शन बी है, जिसमें आपको बहुत कुछ लिखना है। ठीक है। तो सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे और अगर ये आपका कराया हुआ नहीं आता है तो ट्राई करेंगे सेक्शन डी से, क्योंकि सेक्शन डी में क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके। ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन सी लास्ट में कर लेंगे। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या पूछा जा रहा है? पैराग्राफ पूछ रहे हैं आपसे, वैल्यू ऑफ ट्रीज़ के ऊपर आया हुआ है और अर्थक्वेक के ऊपर। मैं आपको दोनों पैराग्राफ करा रही हूँ, वैल्यू ऑफ ट्रीज़ भी और अर्थक्वेक भी। ठीक है। लेकिन आपको एग्ज़ाम में एनी वन पैराग्राफ करना है। इन दोनों में से ऑप्शन आएगा, वैल्यू ऑफ ट्रीज़ पे करें या फिर अर्थक्वेक पे करें। आपको एनी वन पैराग्राफ करना है और ये जो पैराग्राफ है वो आपका 6 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है। तो देखते हैं कैसे लिखना है आपको। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अर्थक्वेक क्या है सबको पता है। ठीक है। अर्थक्वेक इज़ ए नेचुरल डिज़ास्टर। अर्थक्वेक क्या है बेटा? एक नेचुरल डिज़ास्टर होता है। नेचुरल डिज़ास्टर मतलब जो प्राकृतिक तौर से आते हैं। ठीक है। दैट अकर फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स, बहुत सारे रीज़न हैं आने के, बट इट हैज़ वेरी डेंजरस इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ्स, इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो है अर्थक्वेक जो होता है वो इंसान की लाइफ्स के ऊपर, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि अर्थक्वेक आने के बाद में मतलब भूकंप आने के बाद में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सभी चीज़ें जो हैं वो टूट जाती हैं। तो इसलिए अर्थक्वेक कॉज वाइब्रेशन अंडर द अर्थ। अर्थक्वेक जब आता है तो क्या क्रिएट होता है बेटा? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? कंपन। ठीक है। कांप जाती है धरती, सरफेस धरती के अंदर, ड्यू टू विच मेजर डिवास्टेशन अकर। इसकी वजह से क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ नुकसान होता है। ह्यूमन लॉस देयर लाइफ्स, जो इंसान है उनकी ज़िंदगी मतलब क्योंकि वो उनकी डेथ वगैरह हो जाती है। इकोनॉमी ऑफ द एरिया सफ़र ग्रेटली, बिल्डिंग एंड हाउस आर कोलैप्स्ड, हाउस टूट जाते हैं। अर्थक्वेक्स में अकर फॉर वैरायटी ऑफ कॉजेज, बट द मोस्ट कॉमन कॉज इज द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। हमारे अर्थ के नीचे क्या है बेटा? टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उनके अंदर मूवमेंट होने के कारण बेसिकली जो अर्थ है वो अर्थक्वेक जो है वो आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे क्या है? इट इज़ द सडन शेकिंग विच लास्ट फॉर द शॉर्ट टाइम। अचानक से शेकिंग का मतलब था हिलना डुलना शुरू हो जाती है धरती, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए होता है बेटा, लेकिन जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा करके चला जाता है अर्थक्वेक। ठीक है। मैनी बिल्डिंग डैम्स ब्रिजेस आर डैमेज बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं अर्थक्वेक की वजह से। ठीक है। इट इज़ द सडन शेकिंग, इट इज़ द सडन शेकिंग विच लास्ट फॉर द शॉर्ट टाइम। It is a sudden shaking which lasts for the short time. Many building dams bridges are damaged because of earthquake. बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह जो होती हैं, डैम्स होते हैं, है ना, ब्रिजेस आर डैमेज बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक की वजह से सारी चीज़ें जो हैं वो टूट जाते हैं।
many plants, animal and humans dies because of earthquake. Earthquake last only for a few seconds but can cause unimaginable damage. ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए आता है लेकिन जो डैमेज है बेटा वो अनइमेजिनेबल है, जिसकी कोई उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता। इतना सारा डैमेज जो है वो करके चला जाता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू सेव फ्रॉम अर्थक्वेक, अब देखो अगर हमें अर्थक्वेक से सेव करना है अपने आप को तो हमें क्या करना पड़ेगा, वन शुड रिमेन इनसाइड और आउटसाइड हाउस बट शुड नॉट क्लोज टू बिल्डिंग, लैम्प पोस्ट, विंडो एक्सेट्रा। तो हमें क्या करना है, या तो हम अंदर रहें या हम बाहर चले जाएं, लेकिन हमें कभी भी बिल्डिंग के पास में, लैम्प पोस्ट के पास में, विंडो के पास में खड़ा नहीं होना है। ठीक है, पीपल शुड स्टैंड क्लोजली टू द वॉल और दे कैन हाइड देमसेल्फ बाय एंटरिंग इनसाइड एनी फर्नीचर लाइक बेड, चेयर, टेबल एक्सेट्रा। पीपल को खड़े हो जाना है कहाँ पर बेटा, क्लोज टू द वॉल और दे कैन हाइड देमसेल्फ बाय एंटरिंग इनसाइड फर्नीचर, मतलब अपने आप को फर्नीचर नीचे या फिर बेड या चेयर या टेबल के नीचे छुपा के खड़े हो जाना है अपने आप को। ड्यूरिंग अर्थक्वेक ऑलवेज यूज स्टेयर्स टू एस्केप फ्रॉम द बिल्डिंग। अर्थक्वेक के दौरान हमें क्या यूज़ करना है बेटा, स्टेयर्स का, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है। लिफ्ट का यूज़ जो है वो नहीं करना है। अगर हम बाहर जा रहे हैं अपनी बिल्डिंग से बाहर तो हमें स्टेयर्स का इस्तेमाल करना है, ना कि लिफ्ट का। ठीक है, तो ये पैराग्राफ है। जिन बच्चों को लर्न नहीं होता है या फिर जिनको प्रॉब्लम होती है लर्न करने में इतने बड़े पैराग्राफ्स को, तो आप पॉइंट बना के लर्न कर लें। जैसे कि आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ से अर्थक्वेक से लेकर यहाँ तक कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तक, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। तो पॉइंट वाइज लर्न कर लेना जिनसे नहीं लर्न हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, अच्छा उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़, ये आप लोगों को बहुत बार कराया है मैंने, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं मेरे से। ट्रीज़ आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ट्रीज़ जो है बेटा वो इकोसिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रीज़ टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव अस ऑक्सीजन। क्या देते हैं बेटा, लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हमें ऑक्सीजन देते हैं बदले में। ट्रीज़ आर ऑफ मेनी टाइप्स, इनफैक्ट देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज़। बहुत तरह के होते हैं, हज़ारों स्पीसीज़ हैं ट्रीज़ की। ट्रीज़ प्रोवाइड एनिमल विथ फूड एंड शेल्टर, सभी को पता है एनिमल्स को फूड एंड शेल्टर देते हैं ट्रीज़। Trees also provide humans with many important resources. Trees are also an important source of medicine. दवाइयाँ मिलती हैं हमें ट्रीज से। Trees prevented soil erosions. Soil erosion समझते हैं ना, भूमि अपरदन, उसको भी रोकते हैं ट्रीज। Trees prevent flood, बाढ़ को भी रोकते हैं। Birds lay their egg on the nest. सॉरी, ऑन नहीं आएगा यहाँ पर, in the nest, यहाँ पर लिखेंगे in. Bird lays their egg in the nest on the trees. Thus trees are also help in nurturing. Thus trees are also help in nurturing many species. ठीक है, तो जो ट्रीज़ जो होते हैं वो बहुत सारे स्पीसीज़ को खाना वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, many trees also have medicinal properties. मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बहुत सारे ट्रीज़ के पास, जैसे कि आप सबको पता है तुलसी का प्लांट लगाते हैं सभी लोग घर में, नीम का प्लांट हो गया, ये सारे क्या है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं। आर यूज्ड इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। दे ऑल्सो सेव अस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर। ट्रीज़ आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मैनी इंडस्ट्रीज लाइक टिम्बर, पेपर, रबर, सिल्क। सभी को पता है कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। टिम्बर मतलब बाँस वगैरह से लकड़ी चाहिए हमें, है ना, तो ये सब पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी यूज़ होता है ट्रीज़ का। रूट्स, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, जड़ से लेकर पत्तियों तक हर एक पार्ट जो है बेटा वो बेनिफिशियल है किसके, ट्रीज़ के लिए। ट्रीज़ मेंटेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। ट्रीज़ जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखता है एनवायरनमेंट के। ट्रीज़ रिड्यूसेस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन बाय बाइंडिंग द सॉइल अराउंड इट्स रूट्स। जो ट्रीज़ होते हैं वो किसी भी ज़मीन के कोई पोर्शन को फिसलने नहीं देते हैं और ज़मीन से क्या होता है, मिट्टी जो होती है मिट्टी को बांध के, मतलब मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, मिट्टी को क्या करते हैं बेटा, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। उसकी रूट्स, जो ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को क्या करती है, सॉइल को पकड़ के रखती है, बाइंड करके रखती है, ताकि जो मिट्टी है वो कहीं भी बह के ना चली जाए। ठीक है, तो ये सारे काम करते हैं ट्रीज़। आई होप ये चीज़ आप सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, ये तो हो गया पैराग्राफ पोर्शन। ठीक है, पैराग्राफ में आपको कोई भी एक पैराग्राफ को अटेम्प्ट करना है, या तो आप वैल्यू ऑफ ट्रीज़ को कर सकते हैं या आप अर्थक्वेक को कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपके पास में क्या है, एक तो आपको लेटर आएगा एग्ज़ाम में लिखने के लिए। यहाँ पे जो लेटर दिया है इसमें आपको अपने फ्रेंड को बताना है कि कैसे आपके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ, इसके ऊपर लिखना है। या फिर आपके पास में नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा वो नोटिस राइटिंग का होगा। तो आपके पास ऑप्शन है इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो आपको अपने एग्ज़ाम में कर सकते हैं। अगेन ये भी जो है वो आपका 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको 6 + 6 कितने हैं, 12 मार्क्स हैं आपके एग्ज़ाम में, आपको राइटिंग पोर्शन के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो आते हैं ज़रा देखो नेक्स्ट आपका क्या है, लेटर है ना। तो यहाँ पे आप सब अपना एड्रेस वगैरह डालेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम डालना है। आई एम सेफ हेयर, आई होप द सेम विद यू, आई एम स्टडिंग वेल, आई वुड लाइक टू राइट अबाउट द इंडिपेंडेंस डे। बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर सेफ़ हूँ और मैं ये होप करता हूँ कि आप वहाँ पर अच्छे होंगे। मैं यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ और आई वुड लाइक टू राइट अबाउट द इंडिपेंडेंस डे। मैंने आपको ये लेटर इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि हमारे स्कूल में सेलिब्रेट हुआ है। अब क्लास टीचर प्रिसाइडेड ओवर द फंक्शन, हमारे क्लास टीचर ने सारा कार्यभार संभाला फंक्शन का। द मंडल रेवेन्यू ऑफिसर वॉज द चीफ गेस्ट होस्टेड द नेशनल फ्लैग। तो जो चीफ गेस्ट हैं उन्होंने तिरंगा झंडा जो है वो फहराया था। ही एड्रेस द स्टूडेंट अबाउट डिसिप्लिन एंड एजुकेशन, उन्होंने बच्चों को एड्रेस किया कि किस हिसाब से उन्होंने अनुशासन बना के रखना है अपने स्कूल में। देयर वर कल्चरल प्रोग्राम्स हुए थे स्कूल के अंदर, प्राइजेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे विनर्स को। किसके द्वारा बेटा, चीफ गेस्ट के द्वारा। नाउ यू टेल मी हाउ इट वॉज सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल। तो आप भी मुझे लिखना कि आपके स्कूल में कैसे सेलिब्रेट किया गया था इंडिपेंडेंस डे, एंड विल वेटिंग फॉर योर लेटर, और मैं आपके लेटर का इंतज़ार करूँगा। इस तरह से आप लोगों को लेटर लिखना है। गिव रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, योर लविंग फ्रेंड, अपना नेम डालना है यहाँ पर, ठीक है। और अगला जो है वो आपके पास में क्या है, नोटिस है। नोटिस क्या है, लॉस्ट के ऊपर है। यू लॉस्ट योर वॉच इन द प्लेग्राउंड, आपकी जो वॉच है वो प्लेग्राउंड में कहीं पे लॉस्ट हो गई है, आपके स्कूल के प्रेमाइसेस में कहीं पे भी स्कूल में लॉस्ट हो गई है। आपको एक नोटिस डालना है नोटिस बोर्ड पर और बताना है स्टूडेंट्स को कि कि आपकी जो वॉच है वो लॉस्ट हो चुकी है। जो भी इसको वॉच को ढूंढ के देगा, आप उसको कुछ प्राइज़ या फिर कुछ भी प्रेजेंट जो है वो आप उसको देंगे। तो इस तरह से नोटिस को हमेशा लिखने का एक रूल होता है, हमेशा नोटिस को एक बॉक्स के अंदर इस तरह से लाइन डाल के लिखा जाता है। पहला रूल तो ये होता है नोटिस लिखने का। सबसे पहले तो अपना यहाँ पर आप स्कूल का नेम लिखेंगे और आपका स्कूल कहाँ पर है, डिचाऊ कला यहाँ पे डाला हुआ है मैंने। आप अपने स्कूल का यहाँ पे नाम जो भी है आपका, जहाँ पे भी आपका स्कूल है वहाँ पे उस प्लेस का नेम लिखेंगे। आपका जो नोटिस है वो लॉस्ट से रिलेटेड है तो आप यहाँ लिखेंगे लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। अगर फाउंड से रिलेटेड होता तो आप यहाँ लिखते हैं फाउंड फाउंड फाउंड। फाउंड का मतलब होता है कोई चीज़ मिल जाना और लॉस्ट का मतलब कोई चीज़ खो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, ठीक है। All students are informed that a Titan wristwatch with black band has been lost in school premises today during the morning assembly. Assembly के टाइम पे आपकी जो वॉच है वो खो गई थी। इफ़ एनीबडी फाइंड द वॉच, आप बताते हैं कि अगर किसी को भी वो वॉच मिलती है, प्लीज़ रिटर्न इट टू द क्लास टीचर मिस्टर अंजू ऑफ क्लास 8A। तो अंजू मैम को जो है वो वॉच रिटर्न कर देनी है, जो कि 8A की क्या है, क्लास टीचर हैं। स्टूडेंट्स हु विल रिटर्न इट विल बी अनाउंस्ड इन मॉर्निंग असेंबली। जो भी स्टूडेंट्स इस वॉच को रिटर्न करेगा उसका नाम जो है वो मॉर्निंग असेंबली में लिया जाएगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। अपना नेम डालना है यहाँ पर और अपनी क्लास जो भी है आपकी क्लास, ऑफकोर्स 8th क्लास डालनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका जो राइटिंग पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में देखिए फर्स्ट जो है वो क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट टेंस का यूज़ करना है। और टेंस का यूज़ कैसे करेंगे, देखो रमन डैश टू चर्च एवरी डे। तो यू नो कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बेटा हमने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए सिंगुलर है, अगर कोई चीज़ अगर सिंगुलर आपका सब्जेक्ट आ रहा है तो आप क्या यूज़ करते थे, आप यूज़ करते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। ये रूल होता है आपका सिंगुलर के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। अगर मान लीजिए आपका प्लूरल है यहाँ पर तो आप सिर्फ यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे रमन क्या है, रमन एक लड़का है, ऑब्वियस ये सिंगुलर है तो आप क्या यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे गो तो आएगा ही, ऑब्वियसली गो आएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या यूज़ करना है आपको, एस या ई एस।
तो आप क्या लगा देंगे इसके साथ में ES. सो हेयर गोज इज़ द राइट ऑप्शन, GOES. ठीक है. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सपना डेज टू द पार्टी टुमारो. टुमारो का मतलब क्या होता है? आने वाला कल होता है. तो आने वाला कल मतलब फ्यूचर टेंस. तो फ्यूचर टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? विल, है ना. तो यहाँ पे क्या आएगा? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल कम. तो ऑब्वियसली कम्स, केम, हैड कम ये तो नहीं आएगा बिकॉज ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका ऑप्शन विल कम. ठीक है, विल कम, राइट. तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्तिक डैश हिज प्रोजेक्ट येट. कार्तिक ने अपना प्रोजेक्ट जो है वो अब तक कंप्लीट नहीं किया है. तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे आएगा आपका हैज़ और नॉट, और साथ में क्या आएगा? कंप्लीटेड. हैज़ नॉट कंप्लीटेड. करण डैश हिज फादर कार वाइल हिज ऑन कार इज़ इन द शॉप. तो यहाँ पे क्या आएगा? इज़ ड्राइविंग. और रमन एंड सपना डैश इन कलकत्ता दिस मंथ. यहाँ पे क्या आएगा? आर वर्किंग. तो ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो टेंस के ऊपर बेस्ड हैं. तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, एक बार टेंस के सभी रूल्स को रिवाइज़ कर लेंगे. अगर आप लोग बोलते हैं कि मैम टेंस के ऊपर भी एक वीडियो बना दीजिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे. मैं टेंस के ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगी, डेफिनेटली बना दूँगी. ठीक है, आप लोग बस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ आपके सैम्पल पेपर में. तो आपको पता है बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या है बेटा? बॉट है. चूज़, चूज़न, राइट, रॉट, रिटर्न, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक एंड रिंग, रैंग, रंग. ठीक है, इस तरह से आपको फिल करना है यहाँ पर. और ये क्या है बेटा? कंजक्शन है. कंजक्शंस को हम कनेक्टर्स और लिंकर्स भी बोलते हैं. और कहाँ पे यूज़ किया जाता है कंजक्शंस को? तो ऑब्वियस है, दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंजक्शंस का. तो यहाँ पे बोल रहे हैं माई कार हैज़ अ रेडियो एंड अ CD प्लेयर. तो यहाँ पे कंजक्शन क्या आएगा आपके पास में? एंड. ठीक है, एंड अ CD प्लेयर. कि मेरी कार में क्या है बेटा? रेडियो भी है और क्या है? एक CD प्लेयर भी. तो यहाँ पे क्या आएगा? एंड. ठीक है. सुमन वांटेड टू ड्राइव टू कलकत्ता बट भरत इंसिस्टेड दैट दे फ्लाई. ठीक है, तो वो सुमन बोल रही है वो ड्राइव करके जाएगी कलकत्ता में, लेकिन एक मतलब उसका जो भी है भरत है वो बोल रहा है कि वो फ्लाई करके जाएगा. तो यहाँ पे क्या एक कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट हो रही है ना, ये इसका विरोध कर रहा है. तो यहाँ पे क्या आएगा? बट आएगा. बट का मतलब क्या होता है? लेकिन. ठीक है. आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट येट आई अप्रिशिएट द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. मैं हाइट से डरती हूँ फिर भी, मतलब ये क्या कर रही है? वो अप्रिशिएट कर रही है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग के ऊपर से कितना अच्छा व्यू जो है वो दिखाई दे रहा है. ठीक है. तो इस तरह से आपका कंजक्शंस पूछे जाएंगे एग्जाम में. माई ब्रदर हैज़ टू गो टू वर्क एट 6 सो ही इज़ वेकिंग अप एट 4. मेरे भाई को 6 बजे काम पर जाना है, इसलिए उसने क्या किया? सो ही इज़ वेकिंग अप एट 4, इसलिए वो 4 बजे ही जाग गया. ठीक है. नेक्स्ट आपका मोडाल से रिलेटेड भी आएंगे. तो यू विल हैव टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग. तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? विल हैव. इफ़ यू स्टेड हेयर यू वुड नॉट फेस द प्रॉब्लम. तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? वुड आएगा. ठीक है. उसके बाद में आपका कुड यू प्लीज़ हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स. तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? कुड आएगा. एंड ही कम हेयर सो दैट माइट मीट हिज चाइल्ड. तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? आपका माइट आएगा. ठीक है. तो मोडाल्स को आपके पास ग्रामर में एक तो आपका मोडाल्स हो गया, जिसको आपको एक बार रीड करना है अच्छे से, रूल्स वगैरह उनके. कंजक्शंस को रीड कर लेना, सारे रूल्स वगैरह. ठीक है. एंड उसके बाद में आपका टेंसेस. ठीक है, इनके रूल्स अच्छे से देख लेना. और 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी एक बार पढ़ के चले जाना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सैम्पल पेपर में पूछे गए हैं, तो ऑब्वियसली एग्जाम में भी पूछेंगे. तो इनको तो करना ही सैम्पल पेपर, प्लस में इनके रूल्स एक बार अच्छे से रीडिंग कर लेना है आपको. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं सेक्शन डी पर. लिटरेचर पोर्शन है. फर्स्ट आपका पैराग्राफ दिया हुआ है एंड यहाँ पे बोला है आपसे एनी 2 क्वेश्चंस करने हैं. और ऑब्वियसली एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, इसलिए आपको इसके लिए 2 मार्क्स मिलेंगे. तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं. 13 years old मेघना वॉज स्वेप्ट वे अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स एंड 77 अदर पीपल. शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर. 11 times she saw relief helicopter overhead, but they did not see her. She was brought to the shore for a wave and was found walking on the seashore in a daze. Meghna was swept away dash due to tsunami. तो मेघना कैसे बह गई थी?
ऑब्वियसली वेव्स की वजह से तो एक स्ट्रॉन्ग वेव आई और वो मेघना को बहाकर ले गई, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका स्ट्रॉन्ग वेव्स, ठीक है। द रिलीफ हेलीकॉप्टर होवर्ड ओवर द सी अबाउट, जो उसने अपने ऊपर रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को कितने टाइम देखा बेटा, ऑब्वियसली 11 टाइम्स लिखा है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आएगा 11 टाइम्स, ठीक है। मेघना टू द सपोर्ट ऑफ ए मेघना ने किससे सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे लिखा है देखो मेघना टू का सपोर्ट ऑफ अ वुडन डोर का सपोर्ट लिया ताकि वो सी के ऊपर क्या कर सके, फ्लोट कर सके। फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना, ठीक है। तो इस तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एक स्टैंजा है आपके पास में और आपको इनके आंसर करने हैं। तो यहाँ पे आपके जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 3 हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एनी 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि आपके एग्ज़ाम में इंटरनल चॉइस काफ़ी सारी हैं, तो अच्छे से करके आएंगे अटैम्प्ट। तो 2 इंटू में 2 यानी कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेम द पोएम एंड द पोइट, आपका जो पोइम का नेम है, तो ये जो पैराग्राफ है बेटा वो कहाँ से लिया गया है, ज्योग्राफी लेसन, और इसके पोइट का नेम क्या है, जुल्फ़िकार घोष। अच्छा एक बात समझना, आपके एग्ज़ाम में जो पोएम्स आ रही हैं या जो भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उनके राइटर्स और पोइट के नाम लर्न करके सभी बच्चे जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम द हाइट ऑफ डैश द पोइट वॉज ऑब्जर्विंग, कितनी हाइट से क्या ऑब्जर्व कर रहा पोइट, तो 10,000 फीट हाइट से वो कंट्री को ऑब्जर्व कर रहा था। दे डैश आर डेवलप्ड डैश, तो द सिटीज़ आर डेवलप्ड बाय द रिवर साइड, जो सिटीज़ हैं वो कहाँ पे डेवलप हो रही थी बेटा, रिवर साइड पे, मतलब नदी के किनारे। नाउ कम टू क्वेश्चन में 11 पे देखो 30 to 40 वर्ड्स में आपको इनके आंसर देने हैं। यहाँ पर भी आपके पास इंटरनल चॉइस है, एनी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, एंड प्लस उसके अलावा एवरी क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है एवरी क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में देखो क्या पूछ रहे हैं, इन द पोएम द आंट एंड द क्रिकेट, तो जो आंट एंड द क्रिकेट पोएम है, द क्रिकेट शेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड वाई, तो मेरे लिए क्या है, उसने ऐसा कब बोला, तो ये इसका आंसर आप देखेंगे, ही सेज सो व्हेन विंटर हैज़ कम बिकॉज ही हैज़ नथिंग एंड नो शेल्टर टू लिव इन, ये बात उसने तब बोली जब क्या आने वाले थे बेटा, विंटर आने वाले थे और उसके पास में कुछ भी नहीं था खाने के लिए और ना ही कोई शेल्टर था रहने के लिए। ही डिड नॉट सेव एनीथिंग व्हेन वेदर वॉज प्लीजेंट, उसने कुछ भी नहीं बचाया था जब मौसम जो था वो प्लीजेंट था। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, सुहावना था, तो ये बात उसने तब बोली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When does he say why the poem is titled geography lesson, जो ये पोएम है उसका नेम ज्योग्राफी लेसन ही क्यों दिया गया है, इसका टाइटल जो है वो ज्योग्राफी लेसन क्यों है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इट इज़ टाइटल शो बिकॉज पोइट लर्न अ लेसन फ्रॉम द ज्योग्राफी, इसका टाइटल ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि जो पोइट है उसने ज्योग्राफी से बहुत कुछ लर्न किया है। ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड दैट द सिटी दैट लुक अनप्लान्ड व्हेन व्यूड फ्रॉम द ग्राउंड हैड बीन डेवलप्ड एज पर नीड ऑफ द मैन, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द रेफरेंस ऑफ द चैप्टर द सुनामी हाउ आर मेघना एंड अलमाज स्टोरी सिमिलर, तो अगर हम सुनामी चैप्टर को पढ़ें तो यहाँ पे जो 2 बच्चे हैं मेघनाज और अलमाज, इनकी स्टोरी सिमिलर कैसे है आपको ये बताना है, कमेंट मतलब लिखना है इसके बारे में। इन द सुनामी मेघना एंड अलमाज स्टोरीज बिकॉज बोथ लॉस देयर फैमिली मेम्बर्स ड्यू टू सुनामी, ये दोनों ही बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को सुनामी में खो दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा क्या थे बेटा, शॉक थे, ठीक है इस बात से। और अगला क्वेश्चन है आपके पास में, व्हाट आर द 2 डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट वाई सो फ्यू एनिमल वर किल्ड इन द सुनामी, विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल, डिस्क्राइब इट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द 2 डिफरेंट आइडियाज़ आर एनिमल हैव 6 सेंस एंड सेकेंड वन इज़ दैट दे हैव एक्यूट हियरिंग सेंस, मतलब एक तो हमारे पास 2 आइडियाज़ हैं, एनिमल के अंदर 6 सेंस होते हैं और एनिमल जो है वो थोड़ी सी भी अगर आवाज़ होती है तो उसको सुन सकते हैं। तो आई थिंक एनिमल हैव एक्यूट हियरिंग, हमें लगता है कि एक्यूट हियरिंग क्या है, एक बहुत ही मोर बिलीवेबल आइडिया है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है जो एनिमल्स होते हैं अगर थोड़ी सी भी वाइब्रेशन होती है, आपने नोटिस किया होगा कि आपके घर में कोई डॉग है या फिर कोई एनिमल है, अगर आप थोड़ा सा भी आसपास कुछ शोर करते हैं, थोड़ा सा भी उनको कंपन करती हुई ज़मीन दिखती है तो तुरंत वो अपने
ईयर्स को खड़ा करके सुनते हैं उसको, है ना। तो अगर थोड़ी सी वाइब्रेशन दिखती है तो वो उसको सुनते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये होता है ना कि हियरिंग सेंस इज मोस्ट विलेबल एज ड्यू टू दे कैन हियर द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग डिजास्टर। इसलिए अगर कोई डिजास्टर होने वाला होता है, ठीक है, या फिर कोई आपदा आने वाली होती है, तो उसको पहले से ही वो पहचान लेते हैं, उसकी वाइब्रेशन से वो उसको पहचान लेते हैं कि कोई भी डिज़ास्टर जो है, कोई आपदा जो है वो घटने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इन द पोएम ज्योग्राफी लेसन व्हाट डिड द पोएट कम टू नो व्हेन हिज जेट रीच्ड एट 10,000 फीट। तो उससे क्या समझ में आया बेटा पोएट को, जब उसका जेट जो था वो 10,000 फीट पर पहुंचा। तो यहाँ पे लिखना है व्हेन जेट रीच एट 10,000 फीट पोइट्स केम टू नो द कंट्री हैज़ मोर पॉपुलेटेड सिटीज़ नियर द रिवर। तो पोइट को क्या समझ आया बेटा कि जो सिटी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, किसके पास में बेटा, रिवर के पास में। ओके, दैट्स योर सैम्पल पेपर। अपने अच्छे से सैम्पल पेपर को रिवाइज करेंगे सारे बच्चे, ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।